कि पूरा देश एकजुट हो रहा है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ और इनके जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनके खिलाफ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद। तो इंटरनेशनल लेवल पे अब ये साबित हो चुका है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी संगठन है तो वो आरएसएस है। इसमें तो कोई दो राय रही नहीं। एक मिनिट दे मागून घे लांबून घे काढ लवकर ये. काय काय अडचण आहे? उचल 1 मिनिटात 1 मिनिटात उचल. या धार्मिक गोष्टी करायच्या नाहीत अशा. तो ये लाठी से धमकाना इनका बेसिकली डर पैदा करने की कोशिश है, मगर अब मजे की बात ये इनसे डरता ही कोई नहीं। और आपने कई बार देखा होगा लाठी लेके जब ये निकलते हैं तो कई बार इनकी निक्कर भी खुल जाती है। 5 साल 10 साल की बात है, 20 साल लगा लीजिए, पूरे भारत में दौड़ा कर इनको लोग पीटेंगे, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं ये किसी अमेरिका, ये चाइना, पाकिस्तान या किसी और देश के खिलाफ नहीं है। ये अपने ही देश के बहुजन जो 90 टू 95% पॉपुलेशन है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, ये उनके विरोधी हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। जी सर, अभी देखने को मिल रहा है कि देश भर में आरएसएस खिलाफ में बड़ा रोष है और लोग सड़कों पे आकर अब आंदोलित हो गए हैं और यहाँ तक उनकी हेडक्वार्टर को घेरने की बात कर रहे हैं। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और आरएसएस का शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ जिस तरह, उसके बाद इसका विरोध देखने को मिला कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये आरएसएस को लोग जाकर वहां पर जिस तरह कैंप लगाकर लोगों को संगठन से जोड़ने काम करे, इसके बाद विवाद बड़े पैमाने बढ़ा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बाबा साहब जब सार्वजनिक जीवन में आए 1916 में और 1956 तक 40 साल का उनका पीरियड है, उसमें वो वापस एक बार इंग्लैंड जाके पढ़ने भी गए थे। उसके बाद 1925 के बाद तो उन्होंने बड़े पैमाने पे एजिटेशन शुरू कर दी। 27 में उनका पहला जो एजिटेशन इन पब्लिक हम देखते हैं, महाड़ चौधार तालाब एजिटेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें पानी पीने का बाबा साहब ने एक संघर्ष किया था। वो मार्च 19 या 20 को शुरू हुआ था 1927 में और हम सब जानते हैं 25 दिसंबर 1927 को वो खत्म हुआ था, जिसमें मनुस्मृति भी जलाई गई थी। तो बाबा साहब जब अनथक प्रयास कर रहे थे मनुवाद के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में, तो बाबा साहब को ये पता था कि उनके प्रयास जो हैं वो काफी प्रबल होने के बावजूद ये बहुत जल्दी बीमारी जाने वाली नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक बार महाराष्ट्र में अपने एक पब्लिक एड्रेस में ये बात कही थी कि जागृतीचा अग्नि अखंड तेवत थेवा, यानी जागृति की जो अग्नि है ये निरंतर जलती रहनी चाहिए, लगातार जलती रहनी चाहिए। और आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए मराठी में ही उन्होंने जो कहा था उसका सार ये था कि आज नहीं तो कल ये जागृति की अग्नि पूरे भारत में फैलेगी, एससी को समझ में आएगी, एसटी को समझ में आएगी, ओबीसी को समझ में आएगी, 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन इनमें से ही कन्वर्टेड हैं, उनको समझ में आएगी और फिर ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में कही है, वो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को कही है, जब उन्होंने धम्म दीक्षा लेके घर वापसी की और फिर लाखों लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी। तो पब्लिक एड्रेस में 15 अक्टूबर को उन्होंने ये कहा था कि पूरे भारत को मैं अगले 2 साल में बुद्ध में कर दूंगा। अब इसका अर्थ ये था कि बाबा साहब लगातार एक ही प्रयास कर रहे थे और 25 दिसंबर 1927 के भाषण में भी उन्होंने ये बात क्लियरली कह दी थी कि फ्रांस और इंग्लैंड के रेवोल्यूशन से बड़ा हमारा रेवोल्यूशन है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और वो है व्यवस्था परिवर्तन, यानी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना और समतामूलक समाज की संरचना करना, धर्म को वापस लाना और भारत में मानव मानव एक समान के कंसेप्ट को वापस लाना, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हो सके। अब ये दो बातें जब बाबा साहब कह रहे थे और बता रहे थे, तो उनको ये पता था कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। और
बुद्धिज्म के भारत में पतन को डिस्कस करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी विचारधारा को सिर्फ समाज में प्रस्थापित ही नहीं करना होता, उसको अफर्मेशन और रीअफर्मेशन करके लगातार निरंतर समाज में जागृति करके फैलाना भी होता है, जिंदा भी रखना होता है। जैसे पौधे को खाद और पानी देकर जिंदा रखा जाता है, बड़ा किया जाता है। तो अब 2025 में विवेक जी, बाबा साहब की वो सारी बातें सच साबित हो गई हैं। अब ये अग्नि जलती-जलती पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में पूरी तरह से फैल चुकी है। उसी का रिएक्शन आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश एकजुट हो रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ और इनके जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनके खिलाफ। तो ये आपके सामने वो नजारा है जो हमारे पुरखों ने, फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियर, इनके जैसे अनथक प्रयास करने वाले लोग और उनके बाद यशकाई डीके खापर्डे जी, यशकाई दीना बाना जी, यशकाई कांशीराम जी और उसके बाद हजारों लाखों संख्या में आपके मेरे जैसे कितने ही लोग इस जागृति को लगातार फैला रहे हैं। तो उसके नतीजे में आज ये देखने को मिल रहा है कि अब मनुवादियों के पास, ब्राह्मणवादियों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। या तो वो ये देश छोड़ेंगे या अपनी व्यवस्था खुद बर्बाद करके करते हुए देखेंगे, होते हुए देखेंगे और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी अच्छा सर, ये बताने की कोशिश करिए कि जिस तरह ये आरएसएस जैसे संगठन का विरोध होता है, क्या कारण है कि आरएसएस को इतना बड़ा डेंजरस संगठन माना जाता है, खास करके बहुजन समाज के लिए? क्या कहेंगे सर आप? विवेक जी, जब तक आरएसएस का हिडन एजेंडा बाहर नहीं आया था, तो सब लोगों को लग रहा था कि ये देश के हित में बना हुआ कोई संगठन है। ये राष्ट्र हित की बात करते हैं। ये लोगों के हितों की बात करते थे। लोगों को हिंदू के नाम पे संगठित करके बड़े-बड़े दावे करने की बात करते थे। मगर हुआ क्या? 1925 से लेके 2025 तक इस 100 साल के सफर को जब लोगों ने देखा, तो देश में बड़ी-बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले यही आरएसएस के लोग सामने आए। आपको याद होगा अभिनव भारत, असीमानंद, कर्नल पुरोहित, मालेगांव प्रग, बम ब्लास्ट प्रग, कैसे मालूम? प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट, मस्जिदों में बम ब्लास्ट, ट्रेनों में बम ब्लास्ट। और अब देखिए, अब ये सत्ता में आए तो उन्होंने उनको बरी भी करवा लिया, उनको सजा भी नहीं होने दी। इसी तरह इन्होंने अगर आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो पास्ट है, जिसमें सोहराबुद्दीन, याद होगा आपको, हरेन पांड्या मर्डर, जज लोया मर्डर, अगर आप ये पूरी सीरीज देखें तो इसमें सारे के सारे आरएसएस के लोग और ये जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस के टाइम ये जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हुए, अदालतों की धज्जियां उड़ाते हुए, तो पूरे देश में पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए। अब कोई माने या ना माने, इन्हीं संगठनों का हाथ है इन सबके पीछे। कोई माने या ना माने, अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो अब तक ये साबित हो जाता। आप देखिए, पुलवामा के केस में एक सरदार जी पकड़े थे, दविंदर सिंह उनका नाम था, श्रीनगर से, और बाद में डिफॉल्ट बेल देके उनको छोड़ दिया गया था। वो खुलेआम घूम रहे हैं। इतने बड़े आतंकवादी हमले में जिसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के 48 के करीब जवान मारे गए। और अब पहलगाम का देख लीजिए, वहां भी 26 या 28 लोग हमारे जब मारे गए हैं और ये नहीं पता चला कि आतंकवादी आए कहां से, चले कहां गए। आज की तारीख में जब इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, अरबों खरबों का खर्चा इन पे खर्च हो रहा है, तो ये सारे काम कौन करवाता है? इसके पीछे कौन सा संगठन निकलता है? आरएसएस। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ बात कौन करता है? आरएसएस और भाजपा। यहाँ से जहाज में भर के अजहर मसूद को छोड़ने अफगानिस्तान कौन जाता है? आरएसएस और भाजपा। तो इंटरनेशनल लेवल पे अब ये साबित हो चुका है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी संगठन है तो वो आरएसएस है। इसमें तो कोई दो राय रही नहीं। यही वजह है कि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा कॉलेज की बच्चियों ने अब पिछले दिनों एबीवीपी गो बैक के नारे लगाए। तकरीबन सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में सब जगह पे इनका विरोध हो रहा है। हालांकि वहां जबरदस्ती शस्त्र पूजा कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम लगा रहे हैं, शाखा लगा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विरोध भी हो रहा है। अब लोगों को पता चल चुका है कि ये कोई राष्ट्रवादी देशभक्ति वाले संगठन नहीं है। जासूसी के आरोप में जितने लोग आज तक पकड़े गए हैं, आधे से ज्यादा आरएसएस के निकले और बाकी भी जो है तथाकथित ऊंची जाति के, इन्हीं के एक परिवार से हैं। जितने लोग पैसा लेके भागे हैं देश से या जो आज भी देश को लूट रहे हैं,
16-16 लाख करोड़ रुपया देश का इकट्ठा लूट के अंबानी अडानी जैसे लोग अगर ले जा रहे हैं, तो उनके पीछे यही आरएसएस, यही भाजपा, यही हिंदुत्ववादी संगठन है। और जितनी इनकी सेनाएं हैं, वो चाहे शिव सेना हो, राम सेना हो, कोई भी सेना हो, ये सारी सेनाएं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को पीटने मारने का काम करती हैं, मूछ रखने पे मारती हैं, कहीं दलितों को पेशाब चटवाने का काम करती हैं, कहीं उनके मुंह पे पेशाब करते हैं, उनके मुंह में पेशाब करते हैं, कभी उनको किसी बात पे मारते हैं। तो ये सारी घटनाओं से कौन जुड़ा हुआ है? यही आरएसएस। तो अब इनका हिडन एजेंडा जो है वो बाहर आ चुका है। ये हिंदुत्व के नाम पे मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्चस्व बना के ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखने का एकमात्र कार्यक्रम लेके निकले हुए थे और उसी में लगे हुए थे। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब नहीं बचेंगे। अब लोग इनको पहचान चुके हैं। पूरे भारत में इनको लताड़ा जाएगा, मारा जाएगा और इसके आगे आगे भी बहुत कुछ होगा। इनको देश तक छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। ऐसा होगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, ये एक मामला देखने को मिलता है, ये सड़कों पे निकलते हैं लाठी डंडा लेकर और मार्च करते हुए। ये क्या दर्शाना चाहते हैं सड़क पे निकलकर लाठी डंडा लेकर? तो ये क्या दर्शाते हैं लोगों को? इसका क्या मीनिंग है, मतलब दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए बेसिकली ये एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को दहशत ज़्यादा करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, उनमें खौफ पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं हम बड़े लड़ाके हैं, बड़े शूरवीर हैं और पता नहीं क्या-क्या हैं और हमसे दब के रहिए। हमारे सामने आँख उठाने की कोशिश मत करिए। मगर इनको ये नहीं पता, ये लाठियाँ-वाठियाँ किसी ज़माने की हैं, ये नहीं चलती। अब तो अगर हथियारों की हम बात करें, तो रशिया और अमेरिका के पास ऐसे-ऐसे हथियार हैं जो ये 10 लाख लाठी वालों को एक ही कोने से उड़ाने का दम रखते हैं। ऐसे-ऐसे मिसाइलें हैं, ऐसे-ऐसे हथियार हैं, ऐसे-ऐसे आर्म्स अम्यूनिशन है। अब ये लाठी-वाठी वाला मसला नहीं चलने वाला। तो ये लाठी से धमकाना इनका बेसिकली डर पैदा करने की कोशिश है। मगर अब मज़े की बात ये है, इनसे डरता ही कोई नहीं। और आपने कई बार देखा होगा लाठी लेके जब ये निकलते हैं तो कई बार इनकी निक्कर भी खुल जाती है। इनका सब कुछ खुल चुका है, अब लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। अब लोगों को ये भी पता चल चुका है कि इनका संगठन क्यों मजबूत रहता है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करते। 80% इनमें वो लोग हैं जो शादी करने के काबिल ही नहीं होते, कर ही नहीं सकते। वो घर भी नहीं जा सकते, समाज में भी नहीं जा सकते। और 20% थोड़े दूसरे लोग हैं, जो जिनको दिखा के ये सारा काम चलाते हैं। तो ये लाठियाँ-वाठियाँ, इनकी धमकियाँ, इनका डर, इनका खौफ समाज से अब जा चुका है। ठीक है, मार लेंगे कुछ लोगों को और मरवा लेंगे, जैसे गौरी लंकेश को मरवा लिया था इन्होंने। जैसे दाभोलकर को, पंसारे को मरवा लिया था, गांधी जी को मरवा लिया था। कई लोगों को मारा है इन्होंने, तो मरवा सकते हैं। कुछ एक लोग और मरवा लेंगे, कुछ शहादतें और लग जाएँगी, मगर अब इनका समय खत्म हो चुका। ये एक्सपोज़ हो चुके हैं, इनका अंत आ चुका है। आज नहीं तो कल जनता इनको दौड़ा-दौड़ा कर पीटेगी और अगर ये ऐसे जुलूस निकालेंगे तो भी इनका बुरा हाल होगा। कर्नाटका में इन पे बैन लग गया, तमिलनाडु में इन पे बैन लग गया। महाराष्ट्र में भी अब सरकार मजबूर हो जाएगी आने वाले समय में, बैन लगाएगी। पंजाब में भी इनकी पिटाई होती है। तो कुल मिला के आधे से ज़्यादा भारत में अब इनके खिलाफ मूवमेंट चल रही है। वेस्ट बंगाल में भी इनकी अच्छी पिटाई होती है, ठीक-ठाक धुलाई होती है आजकल। तो और 5 साल 10 साल की बात है, 20 साल लगा लीजिए, पूरे भारत में दौड़ा-दौड़ा कर इनको लोग पीटेंगे, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं ये किसी अमेरिका, ये चाइना, पाकिस्तान या किसी और देश के खिलाफ नहीं है। ये अपने ही देश के बहुजन, जो 90 टू 95% पॉपुलेशन है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की, ये उनके विरोधी हैं और उनको दबाना और कुचलना चाहते हैं, उनका हक खाना चाहते हैं। अब ये बात सब लोगों को पता चल चुकी है विवेक जी, लिहाज़ा अब ये लाठियाँ लेके डराने वाला काम इनका नहीं चलेगा और बहुजन अब जाग चुका है। और बहुजन जाग चुका है, इतनी बड़ी आबादी बहुजन की है, इनकी कितनी आबादी है? आरएसएस के जी। पास कुल मिला के बताएं ये जितने मर्जी लोग, 1% भी लोग इनके साथ नहीं है। सर, हमारा लास्ट भारत क्वेश्चन में ये है सर कि जी, जो एस सी एस टी ओबीसी के लोग जो आरएसएस में अभी भी काम करते हैं, जिनको गौरव लगता है कि वो गर्वान्वित होते हैं कि हम आरएसएस में काम कर रहे हैं और छाती चौड़ी करते हैं, उन लोगों से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपने ही भाइयों के विरोध में जाकर आरएसएस में काम कर रहे हैं? उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ विवेक जी, इतिहास लिखा जाता है। आज से 2000 साल पहले का इतिहास भी है, 3000 साल पहले का इतिहास भी है, 5000 साल पहले का भी इतिहास है, धरती के जन्म का भी एक इतिहास है। तो हज़ारों करोड़ों साल का भी इतिहास लिखा जाता है। आज का इतिहास भी लिखा जा रहा है और उस इतिहास में एक किताब कौम के गद्दारों की भी है।
समाज के गद्दारों की भी है। मूल निवासी बहुजनों की पीठ में अपने ही लोग जो शुरा घोंप रहे हैं, उनकी भी एक हमने रजिस्टर लगा रखा है। तो इतिहास में उनका नाम भी दर्ज होगा और जब इतिहास खुल के सामने आएगा, आने वाली जनरेशंस उसे पढ़ेंगी। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद या उसके भी बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा, तो कौम के गद्दारों की लिस्ट में इन नामाकुलों का नाम होगा, जो जन्म तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के घर में लिए हैं, मगर अपने ही दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही लोगों का कत्ल कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के गले रेतने में उनकी मदद कर रहे हैं, जो अपने ही समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मन का साथ दे रहे हैं। दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही कौम के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। तो गद्दारों की भी लिस्ट बनती है। आज भी देखिए जब हम इतिहास की बात करते हैं, जैसे अंग्रेजों के समय में जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, आरएसएस की बात कर लीजिए, तो आज आरएसएस गद्दारी की लिस्ट में टॉप नंबर पे है। तो इतिहास तो लिखा गया ना, वो चाहे कहीं से भी आए हों। और आप देखिए आरएसएस के फाउंडर थे हेडगेवार, फिर उनके गोलवलकर जी थे, फिर उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आपको जानकर हैरानी होगी, हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में ये रहे हैं, सेंट्रल प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी हेडगेवार रहे हैं। श्यामा प्रसाद जी, जी। मुखर्जी तो वेस्ट बंगाल में तो मिनिस्ट्री में रहे हैं और वहां पे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। तो गद्दारों की लिस्ट में इनका नाम आज पढ़ा जाता है ना, आता है ना, जब भी चैनल पे इनका कोई व्यक्ति आता है, तो जब इनके मुंह पे ये बात कही जाती है तो कैसे रंग उड़ जाता है। ऐसा ही होगा, जो हमारे कौम के गद्दार हैं, इनकी आने वाली अगली पीढ़ियों के मुंह पे लोग थूकेंगे, जूतों से पीटेंगे, हो सकता मार डालें, हो सकता है डीएनए ढूंढ ढूंढ के जनरेशनें खत्म कर दें। बल्कि मुझे तो ये शक पड़ता कि वो डीएनए हमारा है भी कि नहीं, क्योंकि हमारा होता तो हमारी तरफ होता। तो ये बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ, गद्दारों की लिस्ट में हमारे समाज के उन लोगों का नाम काले अक्षरों में लिखा जा रहा है और ये आने वाले दिनों में इतिहास के तौर पर पढ़ा जाएगा, इतिहास के रूप में पढ़ा जाएगा। और इन गद्दारों को लोग ढूंढ ढूंढ के, इनकी फोटो है लगा लगा के उस पे जूते टांकेंगे, जूतों से पीटेंगे, गालियां देंगे बद्दी बद्दी, और इनको सबसे ज्यादा घृणा से देखा जाएगा। तो इन गद्दारों से मेरी अपील है, अब भी सुधर जाओ, छोड़ो दुश्मन का साथ, अपने घर आ जाओ, वरना तुम्हारी गद्दारी के किस्से हम लिख के जाएंगे। ऐसे नहीं मरेंगे, मर तो हमने भी जाना है, मगर इतिहास में तुम्हारा नाम और तुम्हारा मुंह काला करके ही जाएंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे। बस इतना ही संदेश मैं इनको देना चाहता हूँ। जी, तो साथियों जी। हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही, उस पे बातें रखी। उस पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।